का तमाम ये कंबोज लाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। दिन की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी खबरों का बुलेटिन तैयार है और खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ हैं मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बता देते हैं आज कौन सी खबरों को शामिल किया गया है मनी सेंट्रल में। शुरुआत म्यूचुअल फंड की एक खबर के साथ करेंगे। म्यूचुअल फंड के विज्ञापनों पर होगी सख्ती। संगठन एमफी ने नए दिशा निर्देश दिए हैं। क्या दिशा निर्देश हैं, क्या बदलाव आएगा, ये जानेंगे। गेहूं आटा सस्ता करने की नई कोशिश, सरकार की ओर से आटे को और गेहूं को सस्ते करने की नई कोशिश की गई है। क्या वो कोशिश है, क्या इसका असर होगा, ये जानेंगे। सरकार ने एप्पल को क्यों भेजा नोटिस, सरकार की एजेंसी सर्टिन की ओर से एप्पल को नोटिस भेजा गया है। क्या पूछा गया है, क्यों भेजा गया है, ये जानेंगे। गो फर्स्ट का अब क्या होगा। गो फर्स्ट के मोर्चे पर लगातार नई खबरें आ रही थी, अब बात डेड एंड तक पहुंच गई है। लगभग इस कंपनी का बैठना, डूबना, कुछ भी कह लीजिए, ना उड़ पाना तय हो गया है। क्या भविष्य होगा, ये जानेंगे। इतना कर्ज क्यों ले रही राज्य सरकारें, राज्य सरकारों ने बड़ा कर्ज लिया है, क्यों राज्य सरकारों को ये जरूरत पड़ रही है, क्या इसका असर होगा, ये जानेंगे। और दिन की सबसे बड़ी खबर होगी बैंकों में आरबीआई को दिख रहा क्या खतरा। आरबीआई बैंकों के साथ इंगेज है, यानी कि बातचीत कर रहा है, उनके खातों में कुछ खंगालने की कोशिश कर रहा है। क्या कुछ छुपा है इन खातों में, क्या शक है, अगर ये सिद्ध होता है तो क्या संकट होगा, क्या इसका असर होगा, ये सब कुछ जानेंगे दिन की सबसे बड़ी खबर में, क्योंकि बैंक जरूरी है हम सबके लिए। शुरुआत लेकिन म्यूचुअल फंड की एक खबर के साथ। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया यानी कि एमफी ने म्यूचुअल फंड के विज्ञापनों में दिखाए जाने वाले अनुमानित रिटर्न की सीमा तय कर दी है। म्यूचुअल फंड पर लगी यह सीमा प्रत्येक एसेट क्लास में मिले लॉन्ग टर्म रिटर्न से जुड़ी होगी। एमफी ने अधिकतम रिटर्न की सीमा 13% तय कर दी है, यानी कि अब म्यूचुअल फंड का आप कोई भी विज्ञापन देखें उसमें 13% से ज्यादा रिटर्न म्यूचुअल फंड में मिल सकता है, ये नहीं दिखाया जाएगा। इसके अलावा फिक्स्ड इनकम योजनाओं के लिए यह सीमा 7.2% है। हाइब्रिड फंडों में इलस्ट्रेशन में अधिकतम रिटर्न 8.5% से 10% दर्शाया जा सकता है। क्या मतलब है सर इन गाइडलाइन का, ऐसा किया क्यों गया? अगर आप म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो हमेशा आपको ये बात समझने में मुश्किल होती होगी कि कोई म्यूचुअल फंड अपने म्यूचुअल फंड पर रिटर्न का दावा कैसे करता है। और बहुत सारी स्कीमों के विज्ञापन आपके पास आते हैं अलग अलग डिजिटल और प्रिंट माध्यमों से। उसमें जब किसी म्यूचुअल फंड का विज्ञापन दिया जाता है या उसके बारे में लिखा जाता है तो उसका एक रिटर्न बताया जाता है कि वो इतना रिटर्न देता है। इसे लेकर काफ़ी गफलत थी, मिस सेलिंग हो रही थी। म्यूचुअल फंड निवेशकों को स्पष्ट नहीं होता था कि कंपनी किस आधार पर, एमसी किस आधार पर और कैसे ये रिटर्न का दावा कर रही है। तो अब इस जो एमफी की गाइडलाइंस हैं थोड़ी सी जटिल हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन मोटे तौर पर उसमें 2-3 बड़ी बातें स्पष्ट दिखाई देती हैं। पहली चीज़ तो है कि अधिकतम 13% का रिटर्न दिया जा पाएगा, घोषित किया जा पाएगा, बताया जा पाएगा। रिटर्न उससे ज़्यादा हो सकता है, पर प्रचार के तौर पर कोई भी कंपनी इससे ज़्यादा का रिटर्न नहीं करेगी। ऐसा क्यों करेगी? इसके लिए एमफी ने एक पूरा फार्मूला तय किया है। एमफी ने कहा है कि जो 1 जून 2013 से 30 मई 2023 के बीच सेंसेक्स और निफ्टी का 10 ईयर का रोलिंग रिटर्न होगा, उसे आधार बनाकर ये रिटर्न की दर म्यूचुअल फंड पर तय की जाएगी। तो नंबर 1 है कि अगर आप म्यूचुअल फंड लेने जा रहे हैं और आपको दिख रहा है कि 13% से ज़्यादा का कोई रिटर्न कमिट कर रहा है तो ये एमफी के नियमों के विपरीत है, उचित नहीं है। इसके अलावा एक और स्पष्टता एमफी ने दी है कि जो अलग अलग एसेट क्लास के म्यूचुअल फंड हैं उन पर भी रिटर्न का तरीका स्पष्ट हो गया है। इससे निवेशकों को फैसला लेने में सुविधा और आसानी होगी और कोई भी म्यूचुअल फंड बढ़ा चढ़ा कर कि बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला है इसका दावा नहीं कर पाएगा। त्योहारी सीजन में आटे और गेहूं की महंगाई को कम करने के लिए सरकार ने भारत ब्रांड के तहत बेचे जाने वाले आटे की कीमत 2 रुपये प्रति किलो घटा दी है। अब कीमतें घटकर 27 रुपये 50 पैसे प्रति किलो होंगी। इसके लिए सरकार मिलों को रियायती दरों पर करीब 2.5 लाख टन गेहूं सप्लाई भी करेगी, जो गेहूं की पिसाई के बाद आटे की पैकिंग करेंगी। इस बीच गेहूं की महंगाई कम करने के लिए सरकार की तरफ से अब तक खुले बाजार में 30 लाख टन गेहूं की बिक्री की जा चुकी है और अगले मार्च तक खुले बाजार में अतिरिक्त 100 लाख टन गेहूं बिक्री की योजना और है। सर, इस कदम से कितना असर पड़ेगा महंगाई में? अब बड़ा असर पड़ने की संभावना नहीं है शुभम, क्योंकि गेहूं का बाजार पहले से काफ़ी ऊंचा है, कीमतें काफ़ी ऊपर हैं, हम लगातार बता रहे हैं, और आटे की कीमतें और भी ज़्यादा ऊपर हैं। सरकार की कोशिश है कि जहां जिस नेटवर्क से थोड़ा बहुत आटा सरकारी एजेंसियां बेच पाती हैं पब्लिक सेक्टर जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वहाँ आटे की कीमत कम की जाए। प्रतीकात्मक फैसला है सरकार की तरफ से बाजार को संकेत देने के, लेकिन बाजार पर उसका असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर कहा गया कि केंद्रीय भंडार से, नेशनल एग्रीकल्चर हाउस कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन नेफेड से और नेशनल
कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन से इनसे कहा गया है कि अपने अपने भंडारों में जो अनाज है उसको अनाज को रिलीज़ करें, ताकि भारत ब्रांड आटा जो कि सस्ता आटा है उसकी कीमतें घटाई जा सकें, और इसके लिए 2.5 लाख टन गेहूँ भंडार से निकाल कर दिया जाएगा। सरकार की तरफ से बासमती धान पर न्यूनतम निर्यात मूल्य में कटौती के बाद कृषि उपज मंडियों में बासमती धान की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। सरकार ने पिछले हफ्ते ही इस मूल्य को कम किया था, $1200 प्रति टन से घटाकर $950 प्रति टन किया गया था। इस कटौती के बाद बीते एक हफ्ते के दौरान मंडियों में बासमती धान का भाव लगातार बढ़ रहा है। पंजाब की जलालाबाद मंडी की अगर आप बात करें तो पिछले हफ्ते 1121 रुपये धान का औसत भाव था। 1121 धान का जो औसत भाव था वो 3800 रुपये प्रति कुंटल था, जो अब बढ़कर 4000 रुपये प्रति कुंटल हो गया है। इस बीच एक्सपोर्ट मार्केट में भी भारतीय बासमती चावल के लिए मांग बढ़ रही है। उसकी वजह से बासमती धान की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। सर, इसी चीज़ का डर था ये पूरा निर्यात मूल्य घटाने के पीछे? हाँ, इसी बात का डर था कि जैसे ही निर्यात मूल्य घटाया जाएगा, क्योंकि भारतीय चावल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा चाहिए, और 1200 रुपये प्रति टन की जो न्यूनतम निर्यात मूल्य लगाया गया था, ये एक किस्म का डिस्करेजमेंट था भारतीय निर्यात को रोकने के लिए, जिससे भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चावल बाजार गंवा रहा था। और जैसे इसमें कीमतें कम हुई, उसका असर भारतीय बाजार में दिखाई देने लगा और अब बासमती की कीमतें बढ़ने लगी। दूसरा एक और पहलू महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हाल में ही खरीफ उत्पादन के अनुमान भी आए हैं, और उस अनुमान में ओवरऑल पैडी के प्रोडक्शन में, धान के प्रोडक्शन में कमी आई है। तो इसलिए अब चावल के बाजार में महंगाई का सेंटीमेंट और ज़्यादा मजबूत होता दिखाई दे रहा है। मानसून सीजन और पोस्ट मानसून सीजन के दौरान कम बरसात की वजह से देश भर में जलाशयों में पानी का स्तर लगातार कम हो रहा है। 2 नवंबर तक देश के 150 प्रमुख जलाशयों में पानी का स्तर औसत के मुकाबले 71% बचा है। अक्टूबर के दौरान देश में करीब 60% जिलों में सामान्य के मुकाबले कम बरसात हुई है, जिस वजह से जलाशयों में पानी के स्तर में कमी आई है। पानी का स्तर घटने की वजह से रबी की खेती पर असर पड़ सकता है। सर, अब क्या तैयारी करनी होगी इसके लिए, अगर इसको सुधारना है तो? दक्षिण भारत ज़्यादा चुनौती में दिख रहा है, क्योंकि दक्षिण भारत में हमने मानसून के दौरान भी कम बारिश देखी थी। मानसून की शुरुआत भी कमज़ोर थी दक्षिण भारत में। केरल में लेट मानसून आया था और एक बड़े हिस्से में पहले से ही कम बारिश हुई थी, अगर आपको मानसून के उन दिनों के मैप याद हों। और उसके बाद जो पोस्ट मानसून रेन है, जो दक्षिण भारत के इलाकों में होती है और वहाँ रबी की बुआई के लिए मौसम तैयार करती है, वो भी नहीं है। और रिजर्वायर्स में पानी कम होने का मतलब है कि रबी की फसल जो मुख्यतः नहरों से सिंचित होती है, जो कैनाल इरिगेटेड फसल है, इसके लिए रिजर्वायर्स में पानी की कमी चिंता की वजह है। और अगर अगले 1 महीने में 1.5 महीने में बारिश की व्यवस्था ऐसी ही रही जिसका खतरा एल नीनो का है, तो फिर रबी की फसल की उत्पादकता में पर असर पड़ेगा। इस साल मानसून और पोस्ट मानसून सीजन के दौरान कम बरसात की वजह से ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा के तहत काम मांगने वालों की संख्या बढ़ी है। बरसात की कमी की वजह से कृषि में काम में गिरावट आई है, जिस वजह से मनरेगा में काम की मांग बढ़ गई। जुलाई से अक्टूबर के दौरान मनरेगा के तहत काम की मांग 19.5% की बढ़ोतरी दर्ज कर रही है। सर, इस आंकड़े को कैसे समझा जाए? ये आंकड़ा थोड़ा बदल रहा है। अगर आप अप्रैल से आंकड़े देखें, अप्रैल, मई, जून, जुलाई से लेकर कर देखें, तो मनरेगा में काम मांगने वालों की संख्या में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई थी। स्थिर थी, कम नहीं हो रहे थे, लेकिन बढ़ोतरी नहीं हुई थी। लेकिन अब सूखे के कारण, कई जगह फसल का क्रम बदलने के कारण मनरेगा के काम मांगने वाले लोग तेजी से वापस लौट रहे हैं ग्रामीण इलाकों में। ग्रामीण इलाकों की परिस्थिति पर हम इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में दबाव गहरा दिखाई दे रहा है। खपत नहीं है, वेजेस नहीं बढ़ रहे हैं, मजदूरी में कमी है, और अब मनरेगा में वापस मांग का लौटना ये संकेत दे रहा है, बता रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था गहरे दबाव में है। सरकार की मुसीबत यह है कि मनरेगा पर इस साल सरकार ने बजट में कम आवंटन किया था। उम्मीद ये थी कि अब तो बाजार खुल गए हैं, कोविड का असर निकल चुका है, पेंट अप डिमांड भी आ रही है, लोग गाँव से बाहर निकलकर शहर में काम करने आएंगे। पर शहरों में उस तरीके के रोजगार नहीं मिले, खासतौर से कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जितने मिलने चाहिए थे। और दूसरी चीज़ है कि महंगाई के कारण शहरों में ज़िंदगी जीने की लागत और ज़्यादा महंगी हो गई, और इसलिए ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी का दबाव काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और अब वो बढ़ते हुए मनरेगा में सामने निकल कर दिख रहा है। आईफोन यूजर सरकार समर्थित हैकिंग के मैसेज मिलने के बाद इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से शुरू हुई जांच को लेकर एजेंसियों ने आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को नोटिस भेजकर जांच में शामिल होने के लिए कहा है। इस मामले की जांच सरकारी एजेंसी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी सर्टिन कर रही है। क्या पूछा जाएगा नोटिस में सर? सर्टिन ने एप्पल को नोटिस भेजा है। एप्पल ने लोगों को सूचना दी थी कि उनके फ़ोन स्टेट स्पॉन्सर्ड कोशिशों से हैक किए जा रहे हैं, और इसलिए एप्पल को इस नोटिस भेजा गया है। इस बात के संकेत हैं कि एप्पल के अधिकारी भारत आने वाले हैं इस नोटिस के बाद, और भारत आकर सिस्टम्स की जांच करेंगे। सरकार को विपक्ष के आरोपों का, विरोध का इस पर सामना करना पड़ा था, और ये कहा, और
संचार मंत्री ने भी उस समय कहा था 2 दिन पहले कि इस पूरे मामले की जांच शुरू की जाएगी और अब एप्पल के मुख्यालय से एप्पल के विशेषज्ञ भारत आएंगे जो इस मामले की जांच में सरकार की मदद करेंगे। देश में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए फेम योजना के अगले साल बंद होने की संभावना जताई जा रही है। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने तो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिया था, लेकिन वित्त मंत्रालय योजना को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बनाने की जिन कंपनियों को पहले फेम योजना के 2 चरणों में सब्सिडी दी गई थी, उन्हें अब नए सिरे से सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों सोच रही है सरकार? क्यों बंद हो रही है सब्सिडी? पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी को लेकर पुनर्विचार शुरू हो गया है। भारत में भी ये प्रक्रिया 6 महीने पहले शुरू हो गई थी। फेम 2 योजना के बारे में आपको बता चुके हैं कि इस योजना में बहुत सारे धांधलियां और गफलत पाई गई थी। कंपनियों ने सब्सिडी ली थी पर नियमों का पालन नहीं किया था, उनके यहाँ छापे भी पड़े थे और उनसे सब्सिडी की वसूली की गई थी। अब जो फैसला आया है वो फैसला इस बात को बता रहा है कि सरकारों को लग रहा है कि एक सीमा तक ही सब्सिडी दी जा सकती है इलेक्ट्रिक वाहनों को बेचने के लिए। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने के लिए सब्सिडी के अलावा और भी चीज़ों की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग, बाकी चीज़ों की ज़रूरत है जो तैयार नहीं है। और इसलिए अब सरकार सब्सिडी पर, इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहती। इसका नतीजा हमारे सामने ये आएगा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। जैसे ही सरकार ने 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों पर जो सब्सिडी दी जाती थी वो बंद कर दी, तो ई रिक्शा और जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं उनकी कीमतें बाजार में बढ़ने लगी। केंद्र सरकार इस साल सरकारी योजनाओं पर अतिरिक्त 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर सकती है। कई योजनाओं के लिए आवंटित खर्च अभी तक जो बजट था वो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। ऐसे में उन खर्चों को आने वाले दिनों में सामाजिक योजनाओं पर खर्च किया जा सकता है। ऐसा होने से सरकार वित्तीय घाटे में ज़्यादा बढ़ोतरी किए बिना ही सरकारी योजनाओं पर खर्च बढ़ा सकती है। क्या असर होगा सर इसका? शुभम, तमाम कोशिशों के बाद भी पहली 2 तिमाही में सरकार के विभागों ने खर्च नहीं किया, पर्याप्त खर्च नहीं किया, जबकि उनसे कहा गया था कि वो खर्च करें। तो इसलिए सरकार के पास अब आखिरी 2 तिमाहियों में इस बात का स्पेस है कि वो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को और खर्च को एक बार नए सिरे से देखे। चुनाव करीब आ रहा है, ज़्यादातर खर्च केंद्र प्रायोजित योजनाओं में, लोक लुभावन योजनाओं पर होगा और इसलिए हम अगले महीने में, अगले 1-2 महीनों में बजट के ढांचे में थोड़ा बदलाव देखेंगे। जिन स्कीमों पर पैसा खर्च नहीं हुआ है, जिनके मंत्रालयों की खर्च करने की क्षमता नहीं थी, वो पैसा वापस अब दूसरी स्कीमों को दिया जाएगा। उसमें भी खासतौर पर चुनाव की संभावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा। खर्च चलाने के लिए राज्यों की तरफ से इस साल बॉन्ड के जरिए कर्ज उठाने के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो सकती है। आईडीबीआई बैंक के अर्थशास्त्री गौरा सेन गुप्ता के मुताबिक वित्त वर्ष 23-24 के दौरान राज्यों की तरफ से कुल 8.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज उठाया जा सकता है। पिछले साल राज्यों ने करीब 7.5 लाख करोड़, एग्जैक्ट अगर फिगर देखें तो 7.6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज उठाया था। सर, ये बढ़ोतरी क्यों हो रही है और क्यों लिया जा रहा है कर्ज? 2 महत्वपूर्ण चीज़ें दिख रही हैं। एक तो राज्यों की वित्तीय स्थिति में बैलेंस शीट पर दबाव दिख रहा है। जीएसटी का कंपनसेशन खत्म होने के बाद राज्य सरकारों को अब केवल उतना ही हिस्सा मिल रहा है जो कर्ज की उगाही के, टैक्स की उगाही के तौर पर आ रहा है और टैक्स की उगाही का बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार के पास जाता है। दूसरा ये कि लागत बढ़ने से राजस्व में दबाव के कारण अब राज्य सरकारों को अपनी नई स्कीमें या नए निवेश में दिक्कत हो रही है, इसलिए राज्य सरकारों की बोरोइंग बढ़ रही है। तीसरी वजह चुनाव का करीब आना है। जो राज्य सरकार ने सत्ता पक्ष की हैं, भाजपा की हैं या विपक्ष की हैं, वो सब आखिरी महीनों में चुनाव के करीब निवेश बढ़ाना चाहती हैं और इसलिए भी राज्य सरकारों के कर्ज बढ़ रहे हैं। राज्य सरकारों को कर्ज महंगे मिलते हैं, आमतौर पर केंद्र सरकार से कहीं ज़्यादा महंगे मिलते हैं और इस समय जो बोरोइंग बढ़ रही है ये सबसे महंगी कीमत पर होने वाली है और इसकी देनदारी भी आगे आएगी। लेकिन राज्य सरकारों को अपनी बैलेंस शीट ठीक करने के लिए कर्ज पर निर्भरता बढ़ानी पड़ रही है। कर्ज संकट की वजह से 6 महीने से बंद पड़ी एयरलाइंस गो फर्स्ट के फिर संचालन की उम्मीद लगातार कम हो रही है। गो फर्स्ट से जुड़े एक मामले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए से कहा कि गो फर्स्ट के जहाज और जहाज़ों के इंजन कंपनी के लेजर्स को सौंपे जा सकते हैं। ऐसा हुआ तो गो फर्स्ट का संचालन शुरू हो पाना उसकी उम्मीद लगभग खत्म हो जाएगी। पहले खबर थी कि इस एयरलाइंस को खरीदने के लिए जिंदल पावर की तरफ से याचिका दाखिल की जा सकती है, लेकिन अब इसकी भी कोई उम्मीद नहीं है, वो भी पीछे हट गए हैं। सर, फिर क्या भविष्य दिख रहा है गो फर्स्ट का? गो फर्स्ट लगभग उसी तरफ बढ़ रही है जिस बात की संभावना पहले से लग रही थी। तमाम पेशबंदी के बाद 3 बड़े घटनाक्रम हुए पिछले 1 हफ्ते के अंदर, जिससे स्पष्ट हो गया कि गो फर्स्ट के दोबारा उड़ान भरने की उम्मीद ना के बराबर है। पहली तो ये कि जो पूरी तैयारी गो फर्स्ट ने की थी कंपनी को बैंकरप्ट घोषित करके और बाद में कर्ज में कमी कमी के लिए बैंकरप्सी कोर्ट में जाने की, वहाँ जब ये मामला गया तो गो फर्स्ट ने खुद ही उस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि गो
गोफस्ट अब दोबारा उसको चलाने में इंटरेस्टेड नहीं थी। दूसरा ये कि जहाज सबसे बड़ी एसेट थे, जहाज़ों को लेकर तमाम मुकदमे चले, खींचतान हुई और अंततः आज जो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया उस हिसाब से डीजीसीए को इस बात की छूट मिल रही है एक तरीके से कि वो जो गोफस्ट के जहाज उन कंपनियों को सौंप दे जहां से वो लीज पर लिए गए थे। यानी गोफस्ट की जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्लाइंग एसेट है वो एसेट भी खत्म होती जा रही है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात ये कि अब बैंकों ने गोफस्ट को दिए गए कर्ज की प्रोविजनिंग शुरू कर दी है। बैंकों ने अपने कर्ज के नुकसान और डूबने के आकलन शुरू कर दिए हैं। क्रेडिटर्स की मीटिंग भी हो रही है। तो इस तरह से भारत के आकाश से 2 साल के भीतर एक और बड़ी एयरलाइंस, प्रमुख एयरलाइंस अब विदा हो रही है, जिसके दोबारा शुरू होने की संभावना नहीं है। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ। जो ग्राहक अपने कर्ज को लौटा नहीं पा रहे हैं उनको बैंकों की तरफ से अतिरिक्त कर्ज की मंजूरी का ट्रेंड बढ़ रहा है और इसको देखकर रिजर्व बैंक इस पर सख्ती करने के मूड में है। रिजर्व बैंक इस पर लगातार नज़र बनाए हुए इस तरीके के कर्ज के लिए अतिरिक्त प्रोविजनिंग की भी बात हो सकती है। बैंकों से जब बातचीत हो रही है इस बारे में, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर राजेश्वर राय ने ये बयान दिया है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने यह भी कहा कि बैंकों से इस तरीके के कर्ज के डिस्क्लोजर भी लिए जा रहे हैं। साथ ही ये भी कहा है उन्होंने कि कई अनियमितताएं भी पकड़ी जा सकती हैं बैंकों में। सर, क्या जांच कर रहा है आरबीआई? ये बेहद चौंकाने वाली खबर है और बेहद जोखिम भरी खबर है। हो क्या रहा है बैंकों के भीतर, इस खबर का मंतव्य और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की तरफ से जो कहा गया वो बैंकों में कर्ज की एवरग्रीनिंग है। एवरग्रीनिंग का मतलब होता है कि अगर किसी ने कर्ज ले रखा है और कर्ज चुकाने में चूक गया है, वो डिफ़ॉल्ट हो गया, तो बैंक उसे फिर एक नया कर्ज दे देते हैं और उस नए कर्ज से पिछले कर्ज की वसूली कर लेते हैं। बैंकिंग नियमों के हिसाब से बेहद जोखिम भरा तरीका है और ये अब पकड़ा जा रहा है बैंकों के भीतर। जो पिछले 1 साल की 1.5 साल की क्रेडिट ग्रोथ थी, भारत में कर्ज की मांग बढ़ी थी, जिस पर काफ़ी तालियां बजी थी और काफ़ी तारीफें हुई थी, अब उस कबर्ड से नई चीज़ें निकलकर बाहर सामने आ रही हैं। एक तो ये निकल कर आ रहा है कि वो अनसिक्योर्ड लोन थे जिन पर रिजर्व बैंक भी काफ़ी परेशान है और वित्त मंत्रालय भी परेशान है। और अब ये माना जा रहा है कि उसमें कई सारे ऐसे लोन हो सकते हैं जिन लोन की एवरग्रीनिंग की गई हो, यानी कर्ज चुकाने से चूकने वाले व्यक्ति को बैंकों ने साठ गांठ करके दोबारा नया कर्ज दे दिया हो। और अब ये जांच शुरू हो रही है और इसको लेकर काफ़ी नए रहस्य खुलकर सामने आने की संभावना है। सर, खतरा किस बात का है? खतरा इस बात का है कि इसमें बहुत सारी डिजिटल लेंडिंग हो सकती है और बहुत सारे पर्सनल लोन्स हो सकते हैं, ऐसे लोन्स हो सकते हैं जिसमें उन लोगों की चुकाने की क्षमता ही नहीं थी और अंततः वो डिफ़ॉल्ट ही करेंगे। और इसलिए इनमें जब डिफ़ॉल्ट का खतरा होगा या इनमें एनपीए बनने का खतरा होगा तब बैंक बुरी तरह फंसेंगे और इसलिए बैंकों के पूरे का जो एनपीए का रेशियो है वो बढ़ता दिखाई देगा। आमतौर पर पिछले 1-2 साल से हम भारत में बैंक में ये बातें सुन रहे थे, तारीफों के तौर पर सामने आ रही थी कि भारत के बैंकों ने अपने एनपीए नियंत्रित किए हैं। पर ये जो हो रहा है शुभम, जो बात डिप्टी गवर्नर राव ने कही उस हिसाब से तो ये कि बैंक एनपीए बता रहे थे और कर्ज छिपा रहे थे। तो ये तो कुछ और ही हो रहा था। जो रिपोर्टिंग की जा रही थी रिजर्व बैंक को एनपीए घटने की, वो तो नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे बैंकों को तो एवरग्रीनिंग की प्रक्रिया में छिपा लिया गया था। तो ये ज़्यादा खतरनाक और जोखिम भरा लगता है। अब अगर ये मान लीजिए पकड़ा गया, एवरग्रीनिंग हो रही थी बैंकों में, ये सिद्ध हो गया, फिर क्या होगा? 2 चीज़ें निकलने का खतरा है। पहली चीज़ तो ये कि अगर ये किसी मिलीभगत से हुआ, साठगांठ से हुआ, तो इसमें घोटाले का मामला भी बन सकता है। इसमें आपराधिक तौर से कर्ज छिपाने का और अपने चहेते लोगों को कर्ज देने का मामला भी बनेगा। और एक तो तय ही है कि अगर ये लोन ऐसे एवरग्रीनिंग निकले, क्योंकि आरबीआई गवर्नर की तरफ से इशारा किया गया कि इसमें फ्रॉड भी है, तो इसलिए घोटाले और फ्रॉड का मामला भी है। और दूसरा ये कि अगर ये ऐसे कर्ज निकल कर आए जिनकी एवरग्रीनिंग हुई है, तो बैंकों को भारी प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है उनके लिए, क्योंकि वो प्रोविजनिंग की जाएगी, वो लोन तो फिर एनपीए माने जाएंगे और एनपीए के अगेंस्ट बैंकों को अपने मुनाफे से, अपने कैपिटल से पैसा डालना होगा और इसलिए फिर बैंकों के मुनाफों में, बैलेंस शीट पर इसका असर दिखाई देगा। चुनावी बॉन्ड से जुड़े मामले पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को लेकर कई तरीके की तीखी टिप्पणियां की थीं। मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बॉन्ड सिलेक्टिव गोपनीयता प्रदान करते हैं। चंदा देने वालों की जानकारी सरकार को तो होती है, लेकिन विपक्ष और नागरिकों को उसकी जानकारी नहीं होती। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वे राजनीतिक दलों को इस साल 30 सितंबर तक मिले राजनीतिक चंदे की जानकारी कोर्ट को उपलब्ध कराएं। सर, कैसे समझा जाए आदेश? ये भारत का सबसे बेहद अनोखा फैसला है, जहां सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कहा कि देश के नागरिकों को, वोटरों को ये जानने का हक ही नहीं है कि राजनीतिक दलों को पैसा कौन दे रहा है। ये बड़ा अनोखा किस्म का एफिडेविट कोर्ट में डाला गया था। उस एफिडेविट पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्ती से टिप्पणी की और उसने ये भी कहा कि पूरी इस प्रक्रिया में केवल जो डिप्राइव्ड है, जिसको सबसे ज़्यादा
अंधेरे में रखा जा रहा है वो वोटर है, और उस वोटर से ही वोट मांगने राजनीतिक दल जाते हैं। सरकार, ये बहस काफ़ी दिलचस्प थी और पेचीदा थी, और भारत के इतिहास में इस तरीके की बहसें या इस तरीके के तर्क कम होते हैं। राजनीतिक दल सरकार की तरफ से ये कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रक्रिया में आम लोगों के जानने लायक कुछ नहीं है, ये फैसला दो लोगों के बीच में हो रहा है, डोनर और डोनी के बीच में। डोनेशन देने वाला कोई कंपनी और कोई व्यक्ति हो सकता है, और चंदा लेने वाला कोई राजनीतिक दल हो सकता है, और इसकी सूचना को छिपाना या सार्वजनिक नहीं करना बेहतर है। यह तर्क था सरकार का अदालत में। आप एक क्षण के लिए सोचिए कि इनकम टैक्स की छोटी सी जानकारी आम लोगों से मांग ली जाती है, उनके एक एक ट्रांजैक्शन पर सरकार निगाह रखती है, लेकिन वही सरकार कोर्ट में राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर थोड़ी सी भी पारदर्शिता के लिए तैयार नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई 2 दिन से चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में थोड़ा सख्त टिप्पणी की है, चुनाव आयोग से कहा है कि वो इसकी जांच को सार्वजनिक करे। अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट ये आंकड़े अपने पास न मंगाता, देश के सामने सार्वजनिक करता है, बताता। सरकार का तर्क था कि अगर ये सूचना सार्वजनिक हो जाएगी तो चंदे मिलने में दिक्कत होगी, क्योंकि राजनीतिक दलों को चंदा देने से में लोग अपनी पहचान को गोपनीय रखना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल अपने तरीके का पहला मामला है जहां पूरे देश में पारदर्शिता की बात करने वाली सरकार, हर तरह से पारदर्शिता, डिजिटल ट्रांजैक्शन, जांच पड़ताल, हमारे एक एक छोटे छोटे हिसाब, ट्रांजैक्शन का हिसाब मांगने वाली सरकार राजनीतिक दलों के चंदे की अपारदर्शिता का बचाव करते हुए अदालत में नजर आई। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की प्रतिक्रिया के तौर पर क्या जानकारियां सामने आएंगी, इस पर हमारी निगाह रहेगी। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की ओर। देश में हेल्थ केयर सिस्टम पर साइबर अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और हेल्थ से जुड़े डेटा की चोरी में बढ़ोतरी हो रही है। हाल में आईसीएमआर के सर्वर से 81 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों के आधार की जानकारी लीक होने का मामला सामने आया है। इससे पहले दिल्ली में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के सर्वर पर साइबर हमला हो चुका है। वहाँ से भी लोगों की हेल्थ से जुड़ी जानकारी चोरी होने की आशंका है। देश के जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में एक बड़ी डील होने जा रही है। स्विट्जरलैंड की इंश्योरेंस कंपनी ज़ूरिक इंश्योरेंस भारतीय इंश्योरेंस कंपनी कोटक जनरल इंश्योरेंस में 70% हिस्सेदारी खरीदेगी। ये डील अगर अगले साल जून तक पूरी होने की संभावना है। डील का आकार 7,943 करोड़ रुपए हो सकता है। गुरुवार को अदानी ग्रुप की 2 बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजे जारी हुए। फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइज के मुनाफे में गिरावट देखने को मिली और पावर कंपनी अदानी पावर का मुनाफा कई गुना बढ़ गया। सितंबर तिमाही के दौरान अदानी पावर का मुनाफा 8,848% बढ़कर 6,594 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। अदानी एंटरप्राइज के मुनाफे की बात करें तो उसमें 50% की गिरावट आई है। कुल मुनाफा 228 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। आने वाले महीनों में ब्रिटेन में महंगाई के और घटने की उम्मीद के बीच बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपनी प्रमुख ब्याज दर 15 साल के उच्चतम स्तर 5.25% पर कायम रखी है। बैंक की 9 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने संकेत दिया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई द्वारा मापी गई महंगाई आने वाले साल में घटेगी। इस साल सितंबर में महंगाई 6.7% दर्ज की गई थी। सर, कोई टिप्पणी आपकी? भारत का हेल्थ डेटा सिस्टम बुरी तरह हैकरों की चपेट में है, और जितनी भी सूचनाएं आधार को लेकर लीक हो रही हैं, बाहर जा रही हैं, अलग अलग जगहों से भी, भारत में राज्यों से भी, वो सब हेल्थ डेटा सिस्टम के साथ है। और ये बात बेहद चिंताजनक है कि पिछले 1-1.5 साल के दौरान, 2 साल के दौरान भारत में डिजिटल लेवल पर इतनी कोशिशें, इतनी सारी बातें होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण सूचनाओं की सुरक्षा नहीं की जा पा रही। अब ये दिख रहा है बार बार कि जितने भी हैकिंग अटैक हैं उसमें भारत का जो हेल्थ डेटा सिस्टम है, चाहे वो आईसीएमआर का हो या अस्पतालों का, उसे निशाना बनाया जा रहा है। ये काफ़ी चिंताजनक है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। अगली मुलाकात होगी आपसे रविवार को सुबह 11:15 बजे इकोनॉमिकम में। सर, वहाँ क्या खास होगा इस बार? इस बार इकोनॉमिकम में आपने कनाडा और भारत के बीच विवाद में बहुत सारी चीज़ों के बारे में सुना होगा, अलग अलग पक्ष सुने होंगे। हम आपको इस विवाद का एक बिल्कुल दूसरा पहलू बताएंगे। कनाडा दुनिया का एक अनोखा सा देश बन गया और जिसने बहुत सारे विवाद आमंत्रित कर लिए और अपनी आर्थिक नीति को पूरी तरह बदल दिया। दुनिया का इकलौता देश है जिसने अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक बिल्कुल नया रास्ता चुना है, और वो रास्ता ही दुनिया के कई सारे देशों के लिए अब चुनौती बन रहा है। क्या रास्ता है? क्या हुआ कनाडा में? कनाडा के साथ भारत के विवाद की जड़ में कनाडा की कौन सी नीति है कनाडा की, और वो नीति राजनीति नहीं बल्कि कनाडा की आर्थिक नीति है, सोची समझी इकोनॉमिक पॉलिसी है, जिस इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण भारत और कनाडा के बीच में विवाद शुरू हुआ। कनाडा किस तरीके के जोखिम लेता है, लेकिन उसके किस तरीके के लाभ कनाडा की पॉलिटिक्स ने सोचे हैं, राजनीति ने सोचे हैं। कनाडा की आर्थिक राजनीति का एक और ऐसा चेहरा जो शायद जिससे आप परिचित नहीं होंगे। इस बार हम विस्तार से बात करेंगे इकोनॉमिकम में। और ये इकोनॉमिकम आपको कहाँ मिलेगा? मनी 9 के सुपर ऐप पर। यूट्यूब पर ये बाद में आता है, 1 हफ्ते के डिले से आता है, तो 1 हफ्ते इंतजार क्यों करना? सुपर ऐप नहीं डाउनलोड है तो डाउनलोड कीजिए और इस इकोनॉमिकम का मजा इसी रविवार को लीजिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।